हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज हम सईद नकवी साहब से दुनिया में होने वाले वाकयात पर उनकी उनके ऑब्जर्वेशन, उनके जो कुछ जिस तरह से वो देख रहे हैं दुनिया को, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। और जो कुछ खास इस हफ्ते में वाकयात हुए हैं, एक तो ईरान में एक कुर्द खातून के लड़की के मरने की खबर है। उसके बाद ईरान में काफी हंगामे हैं, प्रोटेस्ट हैं, और अब तो एक तो सरकार के मुखालिफ प्रोटेस्ट हैं और सरकार की हिमायत में भी रैलियां शुरू हो गई हैं। अभी जो जुमा गुजरा है, फ्राइडे, उसमें ये रैलियां सरकार की हिमायत में भी शुरू हो गई हैं। ये क्या कुछ है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा ईरान में ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग में शिरकत के लिए गए थे। उनकी तकरीर के बारे में थोड़ा सा कुछ बात कर लेंगे, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा एक वाकया हुआ है कि उन्होंने जनरल कासिम सुलेमानी की तस्वीर लहराई है, और एक लोगों को बहुत परेशानी हुई कि इस वीडियो का क्या करें, कहा जाए। इसके साथ साथ सीएनएन की जर्नलिस्ट क्रिस्टान अमानपुर का एक इंटरव्यू होने वाला था, वो कैंसिल हुआ है। उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये कि भारत और अमेरिका के बीच क्या कुछ बातचीत हो रही है, उस पर बात करेंगे कि कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका की तरफ से अब फिर दबाव है भारत पर कि रूस से हथियार लेना बंद करे या कम करे। तो ये कई वाकयात हैं। खुद यूक्रेन जंग अब किस हालत में कहां तक पहुंच गई है, इस पर भी बात करेंगे। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मौके पर इब्राहिम रईसी की जो तकरीर हुई है, उसमें एक तो कुछ लोगों ने शायद वॉकआउट भी किया। हालात अजीब हो गए जब उन्होंने जनरल कासिम सुलेमानी की तस्वीर लहराई। और उसके बाद क्रिस्टियन अमानपुर, जो सीएनएन की सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ इंटरव्यू कैंसिल हो गया। उसे आप किस तरह से देख? ये इंटरव्यू जो कैंसिल हुआ, ये तो खैर जाहिर है एक इसको जर्नलिस्टिक थिएटर कह दीजिए, एक ड्रामा कहिए। और इसकी ये वो है जो पहले हो, ये नकल है एक और वाकये की जो कि इमाम खुमैनी के जमाने में हुआ था। उन दिनों में एक खातून थी, ओरियाना फलाची। ओरियाना फलाची दुनिया के तमाम लोगों के इंटरव्यूज करती। उस जमाने में ये रेवोल्यूशन भी आ गया ईरान में, तो वहां गई और इमाम खोमेनी से उन्होंने इंटरव्यू मांगा। और सवाल यही उठा कि आप, और वो ड्रामा तय करके गई थी कि इंटरव्यू से ज्यादा बड़ी खबर ये होगी कि मैंने हिजाब उतार पहनने से इनकार कर दिया, और लिहाजा वो हिजाब फेंक के और वहां से नाटक करके वो चली गई। तो वो इंटरव्यू वो बहुत बड़ा किस्सा हो गया कि साहब ओरियाना फलाची ने इस तरह से जाके वहां इमाम खुमैनी के यहाँ उनकी तौहीन कर दी। फिर वो बात बहुत आगे बढ़ी। ओरियाना फलाची के कई इंटरव्यूज थे। अब उनकी तरफ अगर मैं जाऊं तो एक बड़ा दिलचस्प वाकया मुझे याद आ जाता है कि जब 72 में जुल्फिकार अली भुट्टो यहाँ शिमले में आए, ये शिमला समिट जिसे कहते हैं, इंदिरा गांधी से मिलने के लिए, जबकि 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स इंडियन इंडिया के हाथ में थे और बांग्लादेश बन चुका था। उसके बाद आए थे गोया वो एक शांति पीस स्थापित करने के लिए भुट्टो। ये मैं पाकिस्तानी आपको, फौजी, पाकिस्तानी फौजी भारत के हाथ में थे। पाक जब जंग हुई जी जी। 1971 में, जिसमें बांग्लादेश बना, उस जमाने में 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स इंडियन फौज के हाथ में थे। जी जी जी। जी जब जी। भुट्टो साहब आए तो उनको ले जाना ये भी उनका एक कारनामा था।
और वो किस तरीके से ले गए। उन दिनों में मेरे पास भुट्टो साहब के प्रेस एडवाइजर खालिद हसन शिमले में मेरे पास आए, कहने लगे कि भाई एक बात करो। मैंने कहा क्या? कहेंगे एक 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 बात तुम पे प्लांट करना चाहता हूं। मैंने कहा भाई ये क्या? तो उन्होंने कहा कि दिस इज अ प्लांट फॉर पीस। क्या? जुल्फिकार अली भुट्टो ने कोई एक बहुत बेहुदा बात इंदिरा गांधी के बारे में ओरियाना फलाची के एक इंटरव्यू में कह दी थी। भुट्टो साहब ये चाहते थे तो उस पर वो क्लैरिफाई कर दें कि वो क्या था। लिहाजा खालिद हसन मुझसे ये कह रहे थे कि कल जो भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें आप ये सवाल पूछ लीजिएगा कि ओरियाना फलाची से तो आपने ये कहा था। मैंने बात मेरे समझ में आई कि हाँ ये क्लैरिफाई हो जाए तो समिट में तो फायदा होगा। लेकिन उसमें मैं उन दोनों में बहुत नौजवान था भाई, बहुत पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पाए की। मैंने जाके उन दिनों में एसके सिंह डायरेक्टर एक्सटर्नल पब्लिसिटी के अकेले नॉन कश्मीरी थे वो, वरना मिसेस इंदिरा गांधी, डीपी धर, पीएन अक्सर, पीएन धर और ये अपने टीएन कॉल, यानी सारे की सारी टीम जो मिल रही थी सब कश्मीरी पंडित थी, विदाउट वन एक्सेप्शन, एक्सेप्ट ठाकुर एसके सिंह जो कि एक्सटर्नल पब्लिसिटी के डायरेक्टर। मैं उनके पास गया, मैंने कहा था भी कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, ये पाकिस्तानी चाह रहे हैं कि मैं इस इशू पे क्लैरिफिकेशन मांग लूं कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होने वाली। वो भी दबक के निकल गए, कहने लगे भाई मैं पूछ के आता हूँ। ऐसा वो पूछ के आए, उनकी आवाज बड़ी चिनचिनी सी थी, पूछो बाबू पूछो, ऐसे बोलते थे वो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सवाल करूं। अब जनाब अली मेरा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहला सवाल था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन शिमला समिट में ये सवाल करना मेरे बोझ कंधों पे एक बोझ था। साहब मैंने गला साफ करके बैठा हुआ था मैं, और बातें हो रही थी। अच्छा भुट्टो का ये था कि वो एक मंच पे अकेला बैठता था, ना दाएं ना बाएं उसको कोई एडवाइजर नहीं, और वो एक गोया परफॉर्मेंस था यूं हर एक के साथ। अब वो परफॉर्मेंस कैसे? अब मैं जब तैयार हो रहा था कि भाई मैं अपना सवाल करूं, तो एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने कोई सवाल किया किसी और इशू पे, तो भुट्टो साहब ने फरमाया नेक्स्ट यू विल आस्क मी अबाउट ओरियाना फलाची, यानी अगला सवाल तुम ओरियाना फलाची के बारे में पूछोगी। लीजिए, यानी मेरा सवाल जो है वो रिडंडेंट हो गया। उससे एक चीज वाजे हुई, यानी मैं बिल्कुल चुप होकर बैठ गया, क्योंकि उसने खुद ही मालूम यह हुआ कि उसकी ट्रिक ये थी कि आपका सवाल को वो रजिस्टर करे ऐसे कि जैसे बिल्कुल समझ गया है, और उसके बहाने से वो स्क्रिप्ट जो उसके दिमाग में है वो बोलता था, यानी उसका निस्बत पैदा कर देता था सवाल से जवाब का। लेकिन दरअसल पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ उसके दिमाग में जो वो स्क्रिप्ट सोच के आया था, सवालों का बहाना लेके वो अपनी स्क्रिप्ट बोलता चला जाता था। मैंने ऐसा परफॉर्मेंस नहीं देखा। तो उसमें नकवी साहब भी उल्लू बन गया था, माफ कीजिएगा, नए नए थे। तो कहने का मतलब यह है कि ये ओरियाना फलाशी वही है। ये किस्सा मैंने इसलिए बता दिया आपको और आपके सामीन को
कि दिलचस्प वाकया है और मौका ये सुनाने का न मिलेगा। अच्छा, ये उरियाना फलाची किस चैनल की थी? किस किस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से थी? ये वैसे इटालियन खातून थी, लेकिन जैसे ये हैं क्रिस्टिया रमानपुर ईरानियन है, तो वैसे ही वो थी, लेकिन उसका उसका स्पेशलाइजेशन ये था कि जाके बड़े-बड़े लोगों का इंटरव्यू करती थी, और यहाँ पे उसको नाटक करने का मौका मिल गया कि ये हिजाब उसने उतार के फेंक दी। नाटक वो इमाम ख़ुमैनी के ज़माने में वो तो बहुत बड़ी तो बात मैं थी। मैं मैं इस पे वापस इस वक्त इसलिए आना चाहता हूँ जी, क्रिश्चियन अमानपुर पर, कि इस वक्त ईरान में हिजाब का एक मामला चल रहा है और जी, एक खातून की मौत हुई है, बहुत ही अफसोसनाक है, कोई जी, किसी के साथ ऐसा ना हो। लेकिन उसके साथ-साथ जो वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जी। उसमें बाकायदा ख़वातीन को अपने हिजाब उतार कर के फेंकना, आग में डाल देना, इस किस्म के प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। इस बीच में क्रिस्टियान अमानपुर ने अपना सर ढकने से इनकार किया, जैसी कि रिपोर्ट आई है, और इब्राहिम रईसी ने इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। इसको दोनों चीज़ों को मिला के आप किस तरह से कैसे? देखिए, ये मीडिया मैनेजमेंट जो होता है उन ममालिक का, जो कि ज्यादा मरऊब हो जाते हैं वेस्टर्न मीडिया से, मैं उससे शिकायत करूंगा। आप और हम, फर्ज करिए कि यहाँ ये झगड़ा हो रहा है, हिजाब का ही मामला है, मैं जाके कहता हूं भाई मुझे आप वीजा दीजिए, मैं जाके कवर करूंगा। नहीं देंगे अभी, लेकिन वहां से तिगड़म लड़ा के आपने बुलाया उसको, वो गई इसीलिए थी, वो इसीलिए गई थी कि आपको वो बदनाम करे। और जनाब उसने ये की। रही बात खवातीन का जो डेमोन्स्ट्रेशन, देखिए एक बात काजमी साहब मान के चलना चाहिए कि तकलीद एक तरफ, लेकिन एक बात जो कि चल रही है बहुत दिनों से, और वो उसमें जो एक एक तजाद है, एक पॉइंट ऑफ व्यू में जो कि ईरान और कुम में है, और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो कि शियों की मैं बात कर रहा हूं, जी, जी। और उनके जो कि नजफ में है, उसमें यही इशू है। इशू क्या है? इशू ये है कि ईरानियन रेवोल्यूशन आ गया, एक इस्लामिक रेवोल्यूशन आ गया। अब क्लर्जी का काम ये है, उलेमा का काम ये है कि वो एक कदम पीछे हटे, और जो पॉलिटिकल क्लास है, वो पॉलिटिकल क्लास इस खेल को चलाए और वो उसको एडवाइज करे, एडवाइजरी रोल उनका रहे। ये सिस्तानी इस स्कूल के हैं, और यहाँ ईरान में दूसरा स्कूल है, वो ये कि नहीं, हमारे हाथ में अगर नहीं रहेगी तो ये कुव्वत बिखर सकती है। बहरहाल, हुँ, तो ये एक वहां पे मैं आप जाएं, तो मैं भी गया हूं, कई दफे ईरान गया हूं। ईरान में अगर आप अलग हट के बात करें, बाजार में बात करें, तो खवातीन जब आप पार्टी में जाए, जो मैं गया हूं, तो वहां जब वो हिजाब उतार के फेंकती पार्टीज में, तो अंदर जो निकलता है, वो अगर आप देखें तो वो साहब पेरिस में आपको ना मिले, वो कहीं यूरोप में ना मिले। तो एक ये कॉन्ट्रडिक्शन, एक ये टेंशन वहां मुस्तकिल है, ये तो इसको मानना पड़ेगा। उसमें किसी हद तक इन्होंने ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है क्लेरिकल, उसने उनको छूट भी दी है, लेकिन एक हद के आगे फिर वो पासदार आ जाते हैं, फिर वो इस्लामिक फौज आ जाती है। इसलिए एक अजीब और गरीब एक टेंशन में ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा, इस वक्त जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है क्योंकि उसे कहना चाह रहा कुर्दिस्तान, हूँ, हाँ, मैं कुर्दिस्तान वाला दूसरा जो मामला है। कह रहा जी। हूँ कि कहीं हंगामा हो रहा है, उसमें आप जाके और ईंधन डाल दें, ये काम दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी का होता है। यानी एक छोटी सी चीज, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं।
अपने घर का एग्जाम्पल दे रहा हूं, अपने वतन का। इसकी बात मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं। हम लोग 1947 में आजाद हुए। 1957 में जब आजाद हुए तो एक डर वेस्ट को और खासकर अंग्रेज को ये था कि यहाँ कहीं कम्युनिज्म ना आ जाए, क्योंकि तेलंगाना का मूवमेंट बहुत बड़ा खड़ा हो चुका था और ये नेवल म्यूटनी हो गई थी 1946 में, जो कि कम्युनिस्ट लीड कर रहे थे जिसे, तो उनको ये डर था। तो ये तैयार थे कि इसीलिए जल्दी आपने देखा हो कि जून में खत्म होने वो हैंड ओवर करने वाले थे पावर, जून 1948 में। लेकिन जल्दी से माउंटबेटन ने आके उसको, कैबिनेट मिशन आया, आके गया, फिर जल्दी 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 एक हड़बड़ाहट में, क्योंकि एक ये डर था कि कहीं और इलाकों में कम्युनिस्ट ना आ जाएं। अब वो डर गलत नहीं था कि अगर आप अब रिफ्लेक्ट करें तो बंगाल में 35 साल गवर्नमेंट सरकार रही कम्युनिस्ट, त्रिपुरा में 36 साल रही, अभी चल ही रही है केरला में। तो गोया उनका ये भय और डर उनका ये था कि अगर जल्दी से उन लोगों के हाथ में पावर दे दो जो अपने हैं, यानी जो डेमोक्रेटिक और यानी जिनसे कि हमारा रिश्ता है, तो इसलिए जल्दी से उसको दे दिया। किस्सा बहुत गहरा है, इसके बारे में आप मुझसे बात कीजिएगा तो मैं समझाऊं। जी जी। अब जनाब आली 1957 में आ गई ईएमएस नंबूदरी-पद, बहुत बड़े कम्युनिस्ट लीडर थे, उनकी सरकार आ गई केरला में। ये दुनिया में पहली कम्युनिस्ट सरकार जो कि बैलेट बॉक्स के जरिए आई थी, एक हिस्टोरिक मोमेंट था। अब यहां उन दिनों में जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी बेटी जो थी वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी। अब देखिए उसमें क्या हुआ कि ये जो केरला में जो जो चर्च है, चर्च कुछ कम्युनिस्टों के एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे ऑब्जेक्ट कर रहा था। उस पे कुछ सड़क के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन भी हुए। उन डेमोन्स्ट्रेशन को इतना बढ़ा दिया गया, धूल खींच दिया गया कि यहां बहाना मिल गया दिल्ली को कि जाके उन्होंने 1959 में उस सरकार को डिसमिस कर दिया, अंडर आर्टिकल 1156 उसको डिसमिस कर दिया। अच्छा था वो डिसमिस हो गई, ये नंबूदरी 2 साल चल पाई। अब ये कैसे पता चले? यहाँ पे उन दिनों में जो अमेरिका के सफीर थे, एल्सवर्थ बंकर उनका नाम था, यहां से फिर वो जाके वियतनाम में भी उन्होंने रोल प्ले किया और आखिर में कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो न्यूयॉर्क में है, वहां एक उन्होंने इंटरव्यू दिया, एक पॉडकास्ट में उन्होंने इंटरव्यू दिया और उससे पूछा गया ये इस तारीखी बात कि भाई उनमें आपका क्या रोल था? उनका रोल हमारा ये था कि ये लोग कांग्रेस वाले लीडरशिप परेशान थी, हम लोग भी परेशान थे कि भाई इसको कैसे खत्म किया जाए। उन्होंने हमसे मदद मांगी तो सीआईए ने जाके वहां पे इनकी इमदाद की, इन्होंने डायरेक्टली कहा ये कि हम लोगों ने उसकी मदद की और वो डेमोन्स्ट्रेशन ऐसा बढ़ाया गया कि उस पर गोया बहाना। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, मैं ये चार्ज नहीं लगा रहा हूं कि वो वहां मौजूद है, लेकिन उमूमन पाया ये गया है कि प्लेइंग विथ फायर इंटेलिजेंस एजेंसीज का अक्सर काम होता है। और इस वक्त जो कि खास करके इस वक्त एक बिल्कुल कांटे की जंग हो रही है वहां यूक्रेन में, और वो जंग यूक्रेन की जंग नहीं, मैं आपसे कई दफे कह चुका हूं, ये जंग है कि दुनिया में इख्तिदार किसका, हेजेमनी अमेरिका की या सब की, यानी इसमें सब हिस्सेदार होंगे या अमेरिका की हेजेमनी रहेगी, ये झगड़ा वहां तय हो रहा। उस बीच में शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग होती है, उसमें रईसी साहब ईरान से जाहिर है जाते हैं, उनकी एप्लीकेशन बहुत दिनों से पड़ी हुई थी और जनाब वहीं उनको मेंबर बना दिया जाता है। तो अब
शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल की मेंबरशिप तो बढ़ती जा रही है, और वहां का जो शिगाफ है यूरोप के अंदर, वो रिपोर्ट नहीं हो रही है, इसलिए कि वहां वेस्टर्न मीडिया सब कंट्रोल करता है, यानी हुकूमतों से ज्यादा मीडिया कंट्रोल करता है वहां, समझे? वो पूरा वातावरण वो बनाता है। तो नतीजा अच्छा, ये हुआ। नकवी साहब, मैं एक अपने दर्शकों को एक इस वक्त वाकया। रईसी साहब को हाँ, इस हाँ। वक्त रईसी साहब को कम दिखाना उनका आईन अव्वल हो गया। मैं अब भी ये नहीं कह रहा हूं कि वो हैं, लेकिन मैं ये केस ये बना रहा हूं कि वो हो सकते हैं। हाँ, मैं हो सकते हैं, पर मुझे एक वाकया याद आ गया। 2009 में जब महमूद अहमदी निजाद दूसरी बार इलेक्शन जीते और सबको अंदाज था कि वो दोबारा जीतेंगे, हम्म, उस ऐलान से एक रात पहले बहुत बड़े लेवल पर एक एसएमएस, उस जमाने में वीडियो नहीं चलती थी, तो हम्म, मोबाइल पर एसएमएस होता था। हम्म, एसएमएस भेज दिया गया ईरान में बड़ी तादाद में लोगों को कि हम्म, मीर हुसैन मूसवी जीत गए हैं, और होम मिनिस्ट्री ने यह कहा है। इस हम्म, किस्म का एक मैसेज रात में भेज दिया गया लोगों को। हम्म, अगले दिन जब ऐलान हुआ तो उसके बिल्कुल बरखिलाफ हुआ जो होना था महमूद अहमदी निजाद के जीतने का। तो हम्म, इसमें चूंकि रात में मैसेज आ गया था, साइकोलॉजिकल नफ्सियाती तौर पर, चाहे किसी ने किसी एक लीडर को वोट नहीं भी किया हो और ऐलान हो जाए उसके बरखिलाफ, तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। ये एक नफ्सियात का एक मामला है। जैसे ही ऐलान हुआ महमूद अहमदी निजाद के दोबारा जीतने का, तो वो हंगामे शुरू हो गए, जिसको वेलवेट रेवोल्यूशन कहने की बात कही गई, जिसमें मीर हुसैन मूसवी ने बहुत ही लीडिंग रोल अपनाया। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एजेंसियां किस तरह से काम करती हैं, कितना इसमें कितनी बड़ी प्लानिंग शामिल है। तो बहरहाल, अब चूंकि जाहिर है सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा लंबी हम बात नहीं कर सकते। अभी यूक्रेन ने ईरान के एम्बेसडर को एक तरह से निकाल दिया अपने मुल्क से, ये कहते हुए कि साहब ईरान ने रूस को अपने ड्रोन दिए हैं और वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, हम हम्म। इसको बर्दाश्त नहीं करते। क्या आपने इतने लंबे दौर में जो जर्नलिज्म की है, इसमें कभी एक जमाने में सुपर पावर होने का दावा करने वाला मुल्क एक छोटे मुल्क से हथियार ले और फिर उस पर इतना बड़ा हंगामा हो, कभी कुछ सुना है ऐसा? ये जो एक्सपर्टीज डेवलप की है हिजबुल्ला और ईरान ने मिलके, वो एक एक्सपर्टीज ऐसी है कि जिससे इजराइल और इजराइल के हामी सब जरा परेशान कि इनके पास क्या क्या नहीं है। यानी अभी तो न्यूक्लियर डील होगी। याद रखिए कि मैंने आपसे कहा था कि ये 2022 नवंबर प्रेसिडेंशियल ये सेनेट के इलेक्शन, उनसे पहले ये डील नहीं साइन करेंगे। कहा था कि नहीं कहा था? बिल्कुल ये कहा था, और अब रूस की तरफ से बाकायदा सरकारी तौर पर यह बात कहा जाने लगा है हाँ। कि ये डील तब तक नहीं होगी जब तक ये कांग्रेस का बाई इलेक्शन नहीं हो जाता। ऐसे ऐसे हालात बन रहे हैं। तो अभी अभी आपको क्या लगता है यूक्रेन जंग अब कहां खड़ी है? अभी चूंकि देखिए, पुतिन ने मोबिलाइजेशन की बात की है। बहुत ही खतरनाक, ये हम लोग कैजुअली जो बात कर रहे हैं, अब वो एक बहुत खतरनाक मोड़ पे आ गई है। क्यों? इसलिए कि इतने असलहे दिए गए हैं इनको, यूक्रेन को, अमेरिका की तरफ से, किसी हद तक बरतानिया की तरफ से। उन लोगों ने किया क्या है कि कई तरीके हैं अंदर, यानी डायरेक्टली अमेरिका नहीं आना चाहता, लेकिन ब्लैक वाटर तो एक एजेंसी है, और इस तरह से वो उस तरह ये ब्लैक वाटर किस्म के कितने ही एक्सपर्ट्स जो कि उनके जो स्टैंडिंग आर्मी है, उनकी जो स्पेशल एजेंसीज हैं, उनसे ज्यादा आगे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने की क्लेम किया था, ब्लैक वाटर के ही चीफ थे, जिन्होंने ट्रम्प के व्हाइट हाउस में यह एप्लीकेशन भेजी थी कि आप सरकार हट जाए, हम अफगानिस्तान को चलाएंगे बिल्कुल वैसे
जैसे कि अंग्रेजों ने अपना वाइसरॉय एक बना के, यानी ब्लैक वाटर चलाने वाली थी ये एक। अच्छा, आप ये कह देते कि साहब ये तो हिमाकत की बात है, उड़ गई होगी ना, प्रेसिडेंट साहब तक ये बात पहुंची। अब यही बड़ी अजूबा बात है। उन दिनों में स्टीव बैनन थे, उनके ये स्टीव बैनन के जरिए ये हुआ था। खैर, बात कहां से कहां जा रही है। तो मेरा कहना यह है कि इस वक्त देखिए क्या है कि दोनों तरफ से, अमेरिका और रूस, दोनों तरफ से मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ले ली गई। ये कहते हैं कि हम इसको हरा देंगे, हम इसको वीकन करेंगे, और वो कहता है कि हम ये जंग हार नहीं सकते, ये हमारा एग्जिस्टेंशियल इशू हो जाएगा। तो अब इसमें लड़े अड़े हुए हैं वो। अब जीतेगा कौन इनकी तरफ से? क्या यूक्रेन जीत सकता है? यानी ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ कि असद के खिलाफ आपने तमाम नीचे जमातें, क्या 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 नाम था उसका, जवातल नुसरा और इस के और दाइश ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दी थी कि वो असद को खत्म कर देगी। असद अभी तक खत्म हुए? डायरेक्टली अमेरिकन ट्रूप्स वहां थे ट्रेन करने के लिए और लड़ने के लिए। क्या असद चले गए वहां पे? उधर से तुर्की, इधर से सऊदी अरेबिया, तब की बात कर रहा हूं मैं, ये सब मौजूद थे। देखिए, ये असद तो निस्बतन कमजोर हैं पुतिन के। आप यही चाह रहे हैं कि हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करके एक इतनी बड़ी कुव्वत को गिरा लेंगे। मुझको नहीं लगता, इसीलिए खतरा है कि ये फिर इसको एस्केलेट करके अगर कहीं थ्रेशोल्ड के ऊपर चले गए, यानी कि इन्होंने हमला कोई चला गया रूस के अंदर और रूस ने कहा भाई अब तो डायरेक्टली अमेरिका और हमारे बीच में है, फिर एलाइज, नेटो के एलाइज जो हैं वो यूरोप है, फिर ये बात अगर वहां फैली, फिर क्या नेटो, क्या यूरोप इस जंग में आ जाएगा? अगर इस जंग में आ गया तो अगर न्यूक्लियर इशू खुल गया तो उसका क्या होगा? यानी एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं शिकागो यूनिवर्सिटी के, जॉन मेरशाइमर, वो रूस के स्पेशलिस्ट हैं। उनका कोई इस जंग से लेना देना ये नहीं कि वो हामी हैं एक साइड के या दूसरे, लेकिन वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव एनालिस्ट है। और उनका ये कहना है कि इससे ज्यादा खतरनाक मोड़ पे उन्होंने 10 सिनारियोज बनाए हैं जिससे कि जंग न्यूक्लियर हो सकती है, और अगर न्यूक्लियर हो गई तो फिर ये इसको फिर किसी के कंट्रोल में ये ना रहेगी। और अब उसमें एक पहलू और निकल आता, अगर न्यूक्लियर हो गई तो न्यूक्लियर में तो भाई यूरोप जाएगा, और जाहिर है अमेरिका की तरफ भी कुछ ना कुछ गिरेगा, अमेरिका कुछ रूस पे गिराएगा। रूस, कोई ये नहीं चाहेगा कि चीन को इसमें मुलविस कर लिया जाए, तो आखिर में तो सब गिर पड़ेंगे। एक खड़ा रहेगा चीन और एक खड़ा रहेगा भारत, और एक इधर यानी एशियंस खड़े रहेंगे और यूरोपियंस आपस में लड़ मरेंगे। ये एक एक एग्जैजरेटेड सिनेरियो है। हाँ, एग्जैजरेटेड सिनेरियो। मैं नकवी साहब एक आखिरी आखिरी बात एक थोड़ी सी मैं करना चाहता हूं आपसे, वो ये कि आपने बहुत सी जंगें देखी हैं। जंगें कैसे शुरू होती हैं, किस तरह से जंगें लड़ी जाती हैं, हथियार देने वाले कौन होते हैं। एक नए किस्म का जो सिनेरियो पिछले 10-12 साल में देखा है। एक तो आपने ब्लैक वाटर वाली मिसाल दी कि अफगानिस्तान में कंट्रोल करने के लिए ब्लैक वाटर में, अपने दर्शकों को बता दूं कि जैसे प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी होती है हमारे यहाँ, तकरीबन उसी तरह से प्राइवेट आर्मी बना ली गई है अमेरिका में, और बहुत सी जगहों पर उनको लाया जाता है, और इसीलिए उनको उनको कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्टर यानी कॉन्ट्रैक्ट पर जो लोग आते हैं लड़ने के लिए। अभी जो बात आपसे करना चाहता हूं वो ये कि एक तो ब्लैक वाटर जैसी कोई सिक्योरिटी एजेंसी, फौजी एजेंसी लड़ने की बात, एक लेस देन ए वॉर वाली हालत
टेररिस्ट को भेजने वाली हालत, जो दाइश को भेजा गया इराक और सीरिया में। और इससे पहले हमने कभी अफगानिस्तान में क्लशिंकोव से बड़ा हथियार नहीं देखा था, जिनको टेररिस्ट कहा जाता है या मिलिशिया या मिलिटेंट्स। वहां बाकायदा 4x4 की बेहतरीन गाड़ियां, नाइकी के जूते, डॉलरों में तनख्वाहें, बेहतरीन हथियार। तो ये जो लेस देन ए वॉर वाली जो एक नई नई इस्तेलाह शायद हो सकती है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये मतलब जंग का बदल, दुश्मन को देखिए इनडायरेक्ट। कि अगर यूं देखिए, फर्ज कीजिए, एक ख्वाब देखिए आप कि जंग खत्म हो गई। अगर जंग खत्म हो गई है तो रैथियन में ताले पड़ जाएंगे, मार्टिन लॉकहीड में ताले पड़ जाएंगे, अमेरिका की पूरी आर्म्स इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, जिससे कि जिस पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। यानी सारी उनकी कुनक, उनकी सारी कुवत, उनकी सारी इकोनॉमी डिपेंडेंट है आर्म्स सेल्स पे। जब तक मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में तेल रहेगा, वो तेल। और ईरान का क्या मामला है? ईरान का मामला यह है कि देखो ये भूत है, तुम लोग समझ लो, तुम सब खतरे में हो, लिहाजा एक हथियार तुम लो, एक हथियार तुम लो, ये हथियार तुम लो, 2 बिलियन, 2 बिलियन इधर, 4 बिलियन उधर। अब खतरा, ना 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 ना, अभी खतरा नहीं है, अभी वो फिर। तो उस खतरे को बरकरार रखना आर्म्स इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। खतरे के बगैर नहीं रह जाए, लेस देन वॉर। वो ये सिचुएशन है कि भाई अरे देखो देखो होने वाली है, यहां तो हो रही है, और ये अगर खत्म हो गई तो फिर असलहे कहाँ बिकेंगे। देखिए सबसे एंथनी सिम्पसन एक साहब थे, वो उसकी किताब थी बहुत पहले, आर्म्स बाजार, वो पढ़ने के काबिल है कि ये पूरा खेल जो है, ये बाइडेन नहीं डिसाइड कर सकते कि जो खत्म होगी, रैथियन का चीफ कर सकता। समझे? ये बहुत ही बड़ी बात है कि जो मुल्क का प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, जो हमारे यहाँ जैसे प्रेसिडेंट नहीं, जी जी। वो भी फैसला नहीं ले सकता कि जंग रुकेगी या चलेगी। ये हथियार बेचने वालों का सिलसिला, और पूरी दुनिया में जिनको कि वो डोनर्स तबाही। कहते हैं, जिनको कि वो डोनर्स कहते हैं। जी जी जी, उनको डोनर्स कहते हैं। ये जी, ये जी। ये डोनर्स का सिलसिला हम भारत में भी किसी तरह से अब देख रहे हैं, पिछले 8-10 सालों से वो बिल्कुल उसी तरह की हालत शायद यहाँ भी बनाने की कोशिश आप है। सब अपने अपने व्यूअर्स को बता दीजिए कि वो अपने अपने टेलीफोन पे गूगल करें, ब्लैक वाटर को देखें। एरिक प्रिंस, एरिक प्रिंस उसके चीफ हैं। और अरे भाई ये तुम्हारे जंग जो हो रही है यमन में, जो वही लड़ रहे थे भाई। जी जी अब जी। ये हो गया है कि हम नहीं जाएंगे, हमारे एजेंट्स जाके लड़ेंगे। अच्छा, बड़ी बड़ी छावनियां बना दी जाती है, कंपनी है वहां पे, क्या नाम है, मैं नाम भूल रहा हूं, जो कि जाके सेटअप करती है कैंप्स, खाने का लॉजिस्टिक्स, फूड। ये हमने देखा है। जी, वो यानी इराक 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 जंग में भी हमने देखा है, उनकी जो हाँ गाड़ियां, वो बिल्कुल। सप्लाईज पहुंचती हैं, बाकायदा कोक और सारे सामान कुवैत से जाते थे उस जमाने में। और हम लोगों ने जो कहानियां दबा दी, आपको मालूम है कि यहाँ खामोशी के साथ वो लोग, नौकरियां दी गई एज कुक्स इन दी अमेरिकन कैंप, सैकड़ों साउथ इंडिया से आए, यहां से आए, जो कि वहां पे उनको नौकरियां मिल गई, जो कि अब ग्रीन जोन है। जी और जी वहां से फिर अल्लाह अल्लाह जो जंग, जो किस्सा खत्म पे आया, तो फिर वो लोग अपने वीजे लेके परमानेंट सेटलमेंट उनका हो गया अमेरिका में। अल्लाह उन्हें खुश रखे। जी जी जी। ये जब कहीं जंग होती है तो बहुत से लोगों की जेबें खूब भरती हैं। ये अपने आप में एक, जो 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 विक्टिम एक बात, होता है। अगर आप वक्त हो तो, एक बहुत बड़ा चर्चा हुई है इधर कि हिंदुस्तान ने शायद अपनी पोजीशन सख्त की है रूस के खिलाफ। हम्म, मुझे ये नहीं लगता। ये मैं बिल्कुल बरखिलाफ सारे लोगों के,
क्योंकि उन्होंने क्या कहा, प्राइम मिनिस्टर ने पुतिन से ये कहा कि दिस इज नॉट एन एज ऑफ वॉर। ये तो साहब हम आपसे कह सकते हैं, ये आप हमसे जंग हो रही है तो भाई ये जंग की वक्त नहीं, किसी तरह शांति करो। इसमें कौन सी पोजीशन बदल गई? लेकिन मीडिया अमेरिकन इस लाइन को लेके यूं उड़ा कि देख लो अमेरिका भी, हिंदुस्तान भी बदल रहा है। जब वहां ये खबर आई तो यहाँ वाले भी, मीडिया वाला यहाँ भी यही लिखने लगा कि देखिए हिंदुस्तान की पोजीशन बदल गई। पोजीशन बिल्कुल नहीं बदली है, ये वही है जहां थे, और अगर बदलेगी तो फिर इन्होंने फिर ये तय कर लिया है, इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इस जंग में विक्टर कौन होगा। और अगर ये इन्होंने डिसाइड कर लिया है तो ये बहुत बड़े पंटर हो सकते हैं। पंटर आप जानते हैं, वो लोग जो कि रेसिंग ट्रैक में जाके लगाते हैं घोड़ों पर पैसे, वो जो जानते हैं कि भाई ये घोड़ा जीतने वाला है, समझे। तो मेरे ख्याल में वो सूरत हाल यूक्रेन में अभी है नहीं। बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि 10-20 सिनारियो ये मेर्शाइमर, जॉन मेर्शाइमर, ये भी आपके व्यूअर्स देखना चाहें तो गूगल करके इसको देख लें, उनके मज़ामीन हैं बहुत, और इस पे यूट्यूब पे उनके इंटरव्यूज हैं बहुत ही जबरदस्त, कि वो किस तरह से देख रहे हैं कि भाई ये कंट्रोल से बाहर हो जाती है। एक आखिरी वर्ड इसके बारे में, पहली जंग अजीम के बारे में ये कहा जाता है कि एक इसके आर्च ड्यूक फर्डिनेंड, जो कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के एक आर्च ड्यूक थे, उनको एक सर्बियन टेररिस्ट ने सरायेवो की एक ब्रिज पे गोली चला के मार दिया। ये इब्तिदा। इससे जितने अलायंसेस थे, यानी इंटरनेशनल सिस्टम जिन ईंटों के ऊपर बैलेंस्ड है, वो सब ईंटें एक एक करके गिरने लगती और बहुत बड़ी जंग हो जाती है, जिसको कि जैसे कि पहली जंग अजीम थी। जॉन केनेडी जब प्रेसिडेंट थे, तो जब ये न्यूक्लियर में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई, तो उन्होंने अपने तमाम जो उनका, जिसको कि कहते थे कि द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, जो बेहतरीन उनके एडवाइजर्स थे, उन सबको एक किताब दी कि ये किताब तुम पढ़ो। बाबरा टुकमन एक हिस्टोरियन थी, उनकी किताब का नाम था गन्स ऑफ ऑगस्ट। ये भी आपके सामने लिख लें, गन्स ऑफ ऑगस्ट बाय बाबरा टुकमन। ये हिस्टोरियन थी जिन्होंने पहली जंग का पूरे एक नॉवल की तरह से लिखी है। उससे आपको पता चलता है कि वही सूरत हाल यहाँ है कि किसी को कंट्रोल में नहीं है, एक के बाद दूसरे अगर गिरने लगे डोमिनोज, तो फिर ये जंग बहुत आगे जा सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपसे बात करके हमेशा बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं, और हर पहलू में आपके पास बहुत सी ऐसी तफसीलात हैं, बाकायदा नामों के साथ, बाकायदा अलग अलग राइटर्स को, बुक्स को आप रेफर करते हैं, बहुत से वाकयात को गिनवाते हैं। ये बहुत ही अहम है, और हमें इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने जो उरियाना फलाची वाले वाकयात याद दिलाए, वो बहुत ही अहम है, जिससे कि ये समझना ज्यादा आसान हो गया कि ये क्रिश्चियाना अमानपुर का क्या कुछ तमाशा था, और इस वक्त क्या, किस तरह से दुनिया के वाकयात रिपीट होते हैं और किस तरह से हालात बदलते रहते हैं। आपसे बात करके हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।